हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक में कह सकती हूँ माइक्रो प्रोसेसर का 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। उसके अंदर मैंने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, बट मैंने कमेंट पढ़ा तो वहां मेंशन था कि टाइमिंग डायग्राम एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पर हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर। टाइमिंग डायग्राम आज हम सारी मशीन साइकिल्स के बनाएंगे। पहली बात तो मशीन साइकिल्स मैंने आपको बता दिया था, काफी वीडियोस में मैं बोल चुकी हूँ, वैसे फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऑपकोड फैच है, ठीक है। फिर अपने पास मेमोरी रीड है, मेमोरी से डेटा रीड करना, ये एक मशीन साइकिल होती है, ठीक है। तीसरी मशीन साइकिल अपने पास है मेमोरी राइट, और चौथी है अपने पास आईओ रीड, इनपुट से डेटा रीड करना, इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना, आउटपुट डिवाइस पे डेटा राइट करना, तो आईओ राइट, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन वाली मैंने आपको बताई हैं, जो जनरली मशीन साइकिल्स हैं, जिनके डायग्राम्स अगर हमें आते हैं तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो भी हमें दे रखा है, चाहे वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे फिर वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो, कोई से भी हो, ठीक है, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो, और कौन से होते हैं, मशीन कंट्रोल हो, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हो, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो, कोई से भी हो, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हो, हम अगर इनके जो टाइमिंग डायग्राम्स बनाना सीख जाएं तो इन्हीं का मेल जोड़ करके हम उनके भी उन सारे इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम्स आराम से बना सकते हैं। जैसे कॉल हो गया, अपने पास मूव ए कॉमा बी, ऐसे एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस आप किसी का भी ले लो, इन आउट इंस्ट्रक्शंस ले लो, उनके टाइमिंग डायग्राम्स बहुत सारे हैं, राइट। आप मतलब न्यूमरस इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम्स आराम से बना सकते हो इनको करने के बाद। अभी मैं बात करूंगी सबसे पहले ऑपकोड फैच। तो ये मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑल्दो मैंने सारे लेक्चर्स में बोला है आपको कि ये 4T स्टेट्स का होता है जनरली, और बहुत केसेस के अंदर जैसे कॉल रिटर्न है, और भी बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें 60 स्टेट्स का होता है। तो ये सिर्फ 5% केसेस में होता है कि 60 स्टेट्स का होता है, जनरली ये 4T स्टेट्स का होता है। ये 95% केसेस में होता है। तो पहले हम 4T स्टेट्स उनके मतलब जो इंस्ट्रक्शंस 4T स्टेट्स के ऑपकोड फैच को रखते हैं, तो उस वाले जनरल ऑपकोड फैच 4T स्टेट्स को डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे उसे। उसके बाद मेमोरी रीड होता है, ये 3T स्टेट्स का होता है। मेमोरी राइट भी 3T स्टेट्स का होता है। आईओ रीड जो होता है ये भी 3 का होता है, और जो आईओ राइट है वो भी 3T स्टेट्स का। ये भी मैंने आपको बोला था कि जैसे हम कोई भी चीज घंटा मिनट या सेकंड में करते हैं, बोला 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, 2-4 मिनट लग गई। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है अपना, वो मिनट्स या सेकंड्स नहीं लेता, वो टी स्टेट्स लेता है। और टी स्टेट का भी मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये अपनी क्लॉक है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, और मतलब जनरली हम क्लॉक को इस तरीके से बनाते हैं जब टाइमिंग डायग्राम की बात नहीं कर रहे होते हैं तो। पर टाइमिंग डायग्राम में क्योंकि हमें ट्रांजिशन दिखाना है, लो से हाई, हाई से लो ट्रांजिशन दिखाना होता है, तो अपन जो राइजिंग और फॉलिंग एज है उनको थोड़ा स्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी क्लॉक है, तो एक हाई और एक लो को मिला के एक कंप्लीट टी स्टेट बन जाता है अपना। ये मेजरमेंट होता है टी स्टेट का। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये हो जाएगा अपना T1 टी स्टेट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा तो ये नेक्स्ट टी स्टेट हो जाएगा T2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की फिर से बात करूँ तो ये हो जाएगा T3 टी स्टेट एंड सो ऑन। तो हम बिल्कुल इस तरीके की क्लॉक को फॉलो करेंगे अपने टाइमिंग डायग्राम्स के अंदर। अब मैं बातें ज्यादा नहीं करके आपके सामने, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो टाइमिंग डायग्राम्स की अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करके मैं आपको इन सभी के मतलब ऑपकोड फैच का सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम बताती हूँ कैसे बनाते हैं, राइट। तो याद रखना, किसी भी टाइमिंग डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लॉक, मतलब ये चीज़ें याद रख लो। पहले क्लॉक आएगी, फिर हाई ऑर्डर एड्रेस बस यानी कि A8 टू A15 आएगी, फिर उसके बाद AD0 टू AD7 यानी कि एड्रेस डेटा बस लोअर एड्रेस जो कैरी करती है, और कभी कभी डेटा भी कैरी कर सकती है, जो कि डिपेंड करता है अपने एड्रेस लेच इनेबल की वैल्यू पे। अगर ALE 1 है तो इसका मतलब ये एड्रेस कैरी करेगी AD0 टू AD7, और अगर ALE 1 है, आई मीन अगर ALE 1 है तो ये AD0 टू AD7 एड्रेस कैरी करेगी। अगर ALE 0 है तो फिर ये डेटा कैरी करेगी AD0 टू AD7, ठीक है। मल्टीप्लेक्सड होती है ये।
तो सबसे पहले क्लॉक, फिर A8 टू A15, फिर AD0 टू AD7, उसके बाद ALE, और अपने पास एक आएगा फिर IO स्लैश एम बार की वैल्यू अपने को बनानी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो अपना टाइमिंग डायग्राम होता है ना, लिख देती हूँ ऊपर, नहीं तो समझ बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कर रही हूँ मैं। हाँ, तो जो टाइमिंग डायग्राम होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अपनी उसका मशीन साइकिल्स का, कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है कोई भी मशीन साइकिल, कौन से टी स्टेट पे वो हाई है, कौन से पे लो है, मतलब किस इन सब की क्या कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंट टी स्टेट्स पे। ठीक है, तो IO स्लैश एम बार में ये बताता है कि अगर ये जीरो है तो मेमोरी एक्टिव होगी, क्योंकि बार वाले जो भी सिग्नल्स होते हैं वो जीरो पे एक्टिव होते हैं, वन पे इनएक्टिव होते हैं। तो अगर ये जीरो है तो मेमोरी एक्टिव है, अगर ये वन है तो IO यानी कि इनपुट आउटपुट मोड एक्टिव है। उसके बाद अपन बनाएंगे रीड बार या फिर राइट बार, है ना। रीड बार अगर जीरो है इसका मतलब ये एक्टिव है, और अगर राइट बार और अगर रीड बार वन है तो मतलब इनएक्टिव है। या और सेम केस है राइट में, कि राइटिंग हो रही है तो ये जीरो होगा WR बार, नहीं तो ये वन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक टाइमिंग डायग्राम में बनानी होती हैं, और ऊपर आपको बनाना होता है टी स्टेट्स को, जो क्लॉक के थ्रू हम रिप्रेजेंट यूज करके बनाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ। ओके, हाँ, तो सबसे पहले अपन आपको मैंने क्या बोला था आपको, कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लॉक बनाएंगे, और क्लॉक से भी पहले अपन को बनाने हैं टी स्टेट्स हॉरिजॉन्टली। तो एक बड़ी सी लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये अपन रोज एंड कॉलम्स बना रहे हैं, ये समझ लो। तो टेबल की तरीके से अपन इसे बनाते हैं वैसे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाया। उसके बाद अपन बनाएंगे टी स्टेट्स, तो यहाँ पे लिखो T1, और बराबर बराबर के ब्लॉक्स बनाओ। T1 कॉपी में और भी इजीली बन जाएगा, छोटा सा। T2, क्योंकि ऑपकोड फेच, हम ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपकोड फेच लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ऑपकोड फेच ऐसे ले लो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिखा रहे हैं अपन, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम। तो कितने टी स्टेट्स लेता है ऑपकोड फेच, 4 जनरल, मतलब 6 का बाद में बात करेंगे अपन, अभी हम कॉमन जो 95% ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं उसको बना रहे हैं। हाँ, और उसके बाद T4, तो 4 टी स्टेट्स हो गए, और मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया 4 टी स्टेट्स का। एक क्लॉक साइकिल यानी कि एक टी स्टेट, तो ये ऐसे डाउन, याद रखना ये हमेशा फॉलिंग एज से शुरू करना, क्लॉक को जनरल रिप्रेजेंटेशन की बता रही हूँ, तो ये सही रहेगा आपके लिए। एक लो और एक हाई, हमने ऐसे फॉलिंग से शुरू किया, एक लो और एक हाई, एक टी स्टेट, उसके बाद दूसरा बनाओ ऐसे ऐसे। ठीक है, अब तीसरा टी स्टेट, एक लो एक हाई, ये क्लॉक है अपनी। ठीक है, अपन क्लॉक इनपुट करते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर को, क्लॉक एक्ट्स एज अ हार्ट बीट टू माइक्रो प्रोसेसर, इसके बिना माइक्रो प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा अपना। ठीक है, हाँ, अभी हमने क्लॉक बना दी, ये लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई। ठीक है, 4 टी स्टेट्स अपन ने क्लॉक को यूज करके रिप्रेजेंट कर दिए। अब पहले टी स्टेट में क्या होता है, पहले टी स्टेट में ऑपकोड फेच के अंदर बता रही हूँ, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में T1 टी स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब T1 टी स्टेट के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे आप बोलो कि आप दिन के पहले घंटे में क्या करते हो, है ना। दिन के अगर आप 12 घंटे हैं टोटल, लेट सपोज वन डे 12 आवर्स का है आपका, तो आप दिन के पहले 2 घंटों में क्या करते हो, या पहले 1 घंटे में क्या करते हो, वैसे ही T1 टी स्टेट की कंडीशन है, कि पहले जो T1 टी स्टेट होता है ना, फर्स्ट टी स्टेट होता है माइक्रो प्रोसेसर का, नॉट माइक्रो प्रोसेसर का, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का जो फर्स्ट टी स्टेट होता है T1, इसमें क्या होता है ऑपकोड फेच में, तो इसमें होता है, मतलब बहुत ही जनरल है, कि भाई देखो सबसे पहले क्या होगा, मैंने अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखूं, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मूव A, B। ठीक है, और लेट सपोज ये 2040 लोकेशन पे रखा है,
ये मेमोरी है, पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सेव होता है ना, मतलब ये तो मेमोरी है अपनी ऊपर और नीचे। तो पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेव होता है मेमोरी में। तो लेट सपोज हमने मूव ए कॉमा बी इंस्ट्रक्शन जो कि 1 बाइट का है, उसे एक मेमोरी लोकेशन पे सेव कर दिया है। एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ डेटा आता है, तो रख दिया एक इंस्ट्रक्शन 2040 लोकेशन पे। बहुत रिपीट कर दिया मैंने। हाँ, तो अभी क्या होगा, अभी सबसे पहले यहाँ ऑपकोड फेच हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि सबसे पहले तो ये मतलब ऑपकोड फेच तो पहले रुको, देखो यहाँ पर अपना कंट्रोल आया, तो सबसे पहले क्या होगा, उसको पता चलेगा कि 2040 एड्रेस पर जाना है ना, मतलब 2040 एड्रेस पे भी तो आएगा कंट्रोल। तो जब 2040 एड्रेस पे आएगा, इसका मतलब क्या है कि एड्रेस बस में क्या होगा, ये एड्रेस होगा 2040। तो ऐसे तो आराम से 2040 आ नहीं जाएगा। अपन ने बात की थी कि एड्रेस बस A8 टू A15 और AD0 टू AD7 ये तो करती है अपना हायर ऑर्डर एड्रेस कैरी, और ये करती है अपना लोअर ऑर्डर एड्रेस AD0 टू AD7। तो अभी क्या चाहिए अपने को, हायर, अपन ने सबसे पहले बोला क्लॉक हमने बना दी, A8 टू A15 बनानी है अपने को। तो यहाँ पर लिखो डायग्राम के अंदर A8 से लेकर A15, ठीक है। अब क्या बनाएंगे अपन कि इसमें अपन क्या डालेंगे, इस बस के अंदर A8 टू A15 में हायर ऑर्डर एड्रेस। तो इसमें से बताओ 2040 में से हाई बाइट लो बाइट कौन सी है, मैंने आपको बताया था। ये तो हो गई 20 तो हाई बाइट, और 40 क्या हो गई अपनी लो बाइट। तो अब मैंने आपको पिछला जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि क्रॉसओवर नाम की चीज होती है, वो रिप्रेजेंट करती है चेंज इन द इंफॉर्मेशन ऑन द बस। बस पे कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। तो हम एक साथ बहुत सारी 8 लाइनों का चेंज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक टी स्टेट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉसओवर बनाएंगे। और ओके, सॉरी। तो क्या होगा कि अपन क्रॉसओवर बनाएंगे। ये लो, क्रॉसओवर बना दिया। ये याद रखना है कि इस तरीके से क्रॉसओवर, मतलब A8 टू A15 बनाओ, और आपको ऑपकोड फेच बना रहे हो, तो उसमें पहले एक क्रॉसओवर आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा अभी मैं बता दूंगी, जब हम मेमोरी रीड मेमोरी राइट बताऊंगी तभी बता दूंगी मैं इस चीज को। तो पहले तो हमने क्रॉसओवर बताया, मतलब कुछ चेंज हुआ इन्फॉर्मेशन में, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि ये एड्रेस है ना, मतलब जो हायर ऑर्डर एड्रेस 2040 में से जो 20 है वो बस पे रख दिया गया। और वो कितने टी स्टेट तक रखा जाएगा, ये चीज याद करने की है, दिमाग में रखने की है। T3 स्टेट्स तक ये एड्रेस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और T4 पे हम एंड हो जाएगी, ये बात खत्म हो जाएगी। याद रखना है, एकदम पहले ही खत्म नहीं होती, थोड़ा बाद में। मतलब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलते हो कि जैसे अपन करते हैं ना कि अपन कोई भी खाना 1 घंटे में खा लेते हैं, अपन अपन बोलते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि खाना 1 घंटे में एग्जैक्ट खा के खत्म कर देते हो, मतलब 1 घंटे में तो आप हाथ धो के मुंह धो के सब क्लीन हो जाते हो। नहीं, 1 घंटे में हमने खाना खाया, फिर आप प्लेट रखने जाते हो, उनको प्लेट को वॉश भी करते हो, है ना। तो वो वही समझ लो कि जब ये एंड हो रहा होता है ना, कि मतलब हाँ T3 स्टेट्स तक हायर ऑर्डर एड्रेस इसके ऊपर था, तो यहाँ लिख दिया मैंने हायर ऑर्डर एड्रेस, और उसके बाद T4 पे ये एंड दिखा दिया, और क्रॉसओवर आ गया। अब ये नेक्स्ट एड्रेस आएगा इसके ऊपर। अब क्या आएगा नेक्स्ट हायर ऑर्डर एड्रेस, वो अपने को नहीं पता, क्योंकि ऑपकोड फेच का काम हो गया। जो T4 स्टेट होती है ना, और देखो अभी तो हम T1 की बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस लोकेट होता है, मेमोरी एड्रेस इज लोकेटेड। मेरा पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, मार्कर, जस्ट अ मिनट। अब ये चलेगा। तो मेमोरी एड्रेस लोकेट होता है, इज मेमोरी एड्रेस इज लोकेटेड, ठीक है। तो T1 टी स्टेट का काम ये है कि मेमोरी एड्रेस लोकेट होता है। अब मैं T4 की बात कर रही थी आपके सामने कि यहाँ पे अपने को नहीं पता, हम यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अनस्पेसिफाइड, रीजन उसका ये है कि जो T4 होता है ना, अभी बता देती हूँ मैं T4 टी स्टेट में क्या होता है। जैसे यहाँ तो मेमोरी एड्रेस लोकेट होता है कि मेमोरी एड्रेस बसेस पे लोकेट हो रहा है, A8 टू A15 और AD0 टू AD7 पे, ठीक है। यहाँ पे AD0 टू AD7 बस आएगी। T4 पे क्या होता है कि ऑपकोड है ना, T2 T3 पे क्या होता है अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिख दिया है तो मैं इसलिए T4 को पहले बता रही हूँ कि ऑपकोड होता है ना वो डीकोड होता है। मैंने आपको जब ये रजिस्टर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था
कि जो ऑपकोड होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आता है रीड होने के बाद, और फिर वहां पर से उसको जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है उसके बाद उसे डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन डिकोड किया जाता है वो T4 T स्टेट का काम है। तो T4 के अंदर जब ऑपकोड डिकोड हो रहा है तो यहाँ एड्रेस का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि इस एड्रेस बस पे क्या होगा उस समय। ये तो डिपेंड करता है कि ऑपकोड फेच के बाद कोई नेक्स्ट क्या बोलते हैं मशीन साइकिल इसके आगे चिपक जाए, तो फिर हमें पता चलेगा कि इस पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये अनस्पेसिफाइड। अब हम AD0 देखो A8 to A15 हमने बना लिया, क्लॉक बना ली, क्लॉक के बाद A8 to A15, ये याद रखना कि T1 से T3 तक हायर ऑर्डर एड्रेस रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे 20 है एग्जाम्पल के अंदर, तो 20। ठीक है, 20H हेक्साडेसिमल फॉर्म है इसलिए H लगा दो। अब हम बनाएंगे AD0 to AD7। इसके अंदर क्या है कि देखो भाई मैंने आपको बताया था कि AD0 to AD7 में लोअर एड्रेस आता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस, पर उस पर डिपेंड करता है कि इसमें डेटा आएगा कि एड्रेस आएगा। ALE 1 है कि नहीं, तो ALE अगर 1 है तो इसके ऊपर एड्रेस आ जाएगा, लोअर ऑर्डर लोअर मतलब इस पे एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके 1 होने पे इस पे एड्रेस आएगा। ठीक, तो अब हम पहले नीचे इसके जस्ट नीचे ALE आएगा, AD0 to AD7 के जस्ट नीचे ALE आएगा, तो ALE को कर दो 1, कर दिया। और याद रखना ALE हर मशीन साइकिल के अंदर, जैसे ये तो ऑपकोड फेच बनाई है अपन ने 4 T स्टेट की, अगर लेट सपोज हम मेमोरी रीड बनाते हैं 3 T स्टेट्स की जो होती है, उसके अंदर भी जो T1 होता है ना, T1 T स्टेट, उसके अंदर ALE 1 होता है हमेशा। फर्स्ट T स्टेट जो होती है हर मशीन साइकिल की, उसमें एड्रेस लेच इनेबल की वैल्यू 1 हो जाती है। रीजन ये है कि भैया एड्रेस तो पहले मेमोरी जहां पर इंस्ट्रक्शन रखी हुई है वहां पर तो जाएगा ही जाएगा, तो वहां पर जाने के लिए एड्रेस तो लोकेट होना ही होना है T2 T3 में। मतलब T2 T3 में नहीं, मतलब T1 T स्टेट के अंदर मेमोरी एड्रेस तो लोकेट होना ही होना है, तो इसलिए ALE 1 हो जाता है। और जैसे ही ALE 1 होता है AD0 to AD7 पे ऐसे क्रॉसओवर बनाना है ना, और T1 T स्टेट के लिए इस पे आ गया लोअर ऑर्डर एड्रेस, तो यहाँ हमने लिख दिया लोअर ऑर्डर एड्रेस, ADD लिख देती हूँ शॉर्ट में, जगह नहीं मेरे पास, लिख देती हूँ एड्रेस। ठीक, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा, क्या आएगा 40, जो लोअर बाइट है इस मेमोरी एड्रेस की। तो हो गया अपना T1 T स्टेट में मेमोरी एड्रेस लोकेट, दोनों बसेस पे हो गया ना। तो T1 T स्टेट तक एड्रेस रहेगा क्योंकि भैया AD0 to AD7 है मल्टीप्लेक्स्ड, और ये दोनों कैरी कर सकती है एड्रेस और डेटा। तो एड्रेस तो इसने उठा लिया 40H अभी यहाँ पे, ठीक है 40H हेक्साडेसिमल इसलिए H, पर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इसने एड्रेस उठा लिया है T1 T स्टेट में, तो अभी नेक्स्ट T स्टेट्स में, अब याद ध्यान लगाओ मैंने T2 T3 के बारे में नहीं बताया कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है ऑपकोड रीड, है ना, ऑपकोड जो होता है उसे रीड किया जाता है T2 T3 में, तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑपकोड इज रेड। अब ऑपकोड को रीड किया जाता है, रीड किया जाता है, तो T2 T3 में ऑपकोड रीड होगा, तो भाई दिमाग लगाओ ऑपकोड कैसे रीड होगा, जो एड्रेस डेटा बस है उसको डेटा बस की तरह एक्ट करना पड़ेगा, तभी तो एड्रेस डेटा बस पे डेटा आएगा, ऑपकोड आएगा। ऑपकोड क्या होता है, धीरे धीरे बोलती हूँ, ऑपकोड होता है डेटा। मूव A, B क्या है, ऑपकोड है। ठीक है, फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपकोड होता है, तो इसमें होगा ही क्या, सिर्फ ऑपकोड फेच हो रहा है, तो ये क्या है, ऑपकोड है जो बता रहा है माइक्रो प्रोसेसर को कि परफॉर्म क्या करना है, टास्क बी का डेटा ए में मूव करना है, बी रजिस्टर का डेटा ए में मूव करना है, तो ये ऑपकोड है मूव A, B। तो ये भी तो आएगा इस AD पे, तो वो कब आएगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो ये अब ये ALE जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब भैया ALE की तरफ से कह दिया गया है कि तुम तो अभी तो एड्रेस की तरह बिहेव कर रहे थे जब ALE 1 था, अब ALE हो गया 0, तो ये बिहेव करेगी डेटा बस की तरह। ठीक है, तो AD0 to AD7 डेटा बस की तरह बिहेव करेगी। अब तो रुको, ये तो ALE की तरफ से तो बात पक्की हो गई कि ये 0 हो गया, तो अब ये कर सकती है डेटा बस की तरह बिहेव। तो होगा क्या कि हमें पहले ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाएगी कुछ टाइम के लिए, अपनी ये दिमाग में रखनी है ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ, जो ये डैश डैश लाइन मैंने बनाई है इसका मतलब ये है कि ये चली गई हाई इम्पीडेंस स्टेट के अंदर।
ठीक है, और T2 से लेके T3 तक इस पे आ गया क्या, डेटा। डेटा का मतलब मैंने बता दिया, ऑप कोड क्या होता है, डेटा ही तो होता है जो मेमोरी लोकेशन 2040 पे रखा हुआ है। तो 2040 जब एड्रेस बस में आ गए, हमें पता चल गया कि कौन से एड्रेस पे से इंस्ट्रक्शन उठानी है। तो जब हम उस इंस्ट्रक्शन एड्रेस पे पहुंचे, हमने इस इंस्ट्रक्शन को रीड किया, ठीक है, रीड किया मूव ए कॉमा बी को, तो यहाँ पे मूव ए कॉमा बी का हेक्स कोड आएगा, ठीक है, 78H। माइक्रो प्रोसेसर को भैया तुम्हारी भाषा नहीं समझ आती, मूव ए कॉमा बी, वो 78H समझता है, 78H का बाइनरी फॉर्म समझता है। तो यहाँ पे जो AD0 to AD7 में कौन सी 8 बिट आ जाएंगी, 78 का बाइनरी फॉर्म आ जाएगा AD0 to AD7 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप कोड, और ऑप कोड को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 78H, ठीक है, आ गया 78H। अब भैया एक बात बताओ, मैंने आपको बोला ऑपकोड रीड होगा, T2 T3 में रीड होगा, तो रीड सिग्नल बनाओ। यहाँ पे तो हम IO/M बार बनाएंगे, कहाँ से रीड हो रहा है, मेमोरी है ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी मैंने ये जो ऐसे बनाई है स्टेयर्स के फॉर्म में, क्या है ये, लोकेशंस हैं ये बहुत सारी मेमोरी की, तो ये क्या है, मेमोरी है, तो मेमोरी से डेटा रीड हो रहा है, तो मेमोरी क्या रहेगी, IO/M बार क्या रहेगा जो मेमोरी से रीड हो रहा है, 0 रहेगा, क्योंकि एम पे बार लगा हुआ है तो वो 0 पे एक्टिव होगा। तो पूरी चारों की चारों टी स्टेट में हमने IO/M बार को कर दिया 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई, सीधी लाइन भाई दिमाग वाली बात है, अगर तुम सीधी लाइन बना देते तो ना तो समझ आता कि ये हाई है, ना समझ आता कि ये लो है क्या, तो ये लो है इसलिए ऐसे बनाइए, अगर हाई होती तो ऐसे बनाते, मतलब अरे यार फिर बंद कर दिया इसने काम करना, ऐसे तो हाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे लो को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमने बना दिया IO/M बार। अब बात करते हैं आगे, जस्ट अ मिनट। अब हम बात करते हैं IO/M बार के बाद रीडिंग हो रही है, मैं रीडिंग की बात कर रही थी, तो रीडिंग कहाँ से लेके कहाँ तक, कौन से टी स्टेट्स पे हो रही है, T2 T3 पे, तो भाई रीड बार लगा हुआ है इसलिए 1 पे क्या होगा, इनएक्टिव, और 0 पे क्या होगा, एक्टिव। तो रीड पे बार लगा हुआ है तो 1 पे इनएक्टिव, तो 1 इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, T2 T3 में जहां ऑपकोड रीड हो रहा है ये हो जाएगा एक्टिव, रीडिंग के लिए ये 0 हो गया रीड बार, यानी कि एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, तो मतलब यहां पर, ठीक है, ये और ये आगे फिर से इनएक्टिव हो गया, RD बार 1 मतलब इनएक्टिव, और यहां से लेके यहां तक एक्टिव है, और ये क्या कर रहा है, रीड, ऑपकोड को रीड कर रहा है, ना T2 T3 स्टेट्स में ऑपकोड को रीड, तो करता रहे भाई शांति से। उसके बाद जैसे ही ऑपकोड रीड हो गया, अब ये फिर से हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला गया, ये वाली बस चली गई। हाई इम्पीडेंस स्टेट का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि ना तो ये सिग्नल 0 है ना 1 है, उसको कहते हैं हाई इम्पीडेंस स्टेट, ठीक है। फाइनली अपना काम हो गया, और ये बन गया अपना ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम। तो भाई बहुत सही तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बनाते हैं, इसमें कुछ भी भूतिया चीज नहीं है कि आपको समझ ना जाए, तो ये भी मैंने बता दिए, सारी की सारी लाइंस हमने एक साथ ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर मेमोरी रीड की। मेमोरी रीड कितने टी स्टेट का होता है, मतलब ये तो ऑपकोड फेच का बना दिया अपन ने, अब मेमोरी रीड की बात करेंगे, ठीक है। तो फिर से ये सब मिटा देती हूँ, या फिर इसे यहीं पर रहने देते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अगर ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम तो बता दिया, अभी ये ऑपकोड फेच का याद रखना, ठीक। अब बताएंगे मेमोरी रीड का। तो मेमोरी रीड के टाइमिंग डायग्राम में पता क्या होता है, सिर्फ 3 टी स्टेट्स होती है, चौथा टी स्टेट मिट जाता है, तो मिटा दो, तो मैं चौथा टी स्टेट मिटा देती हूँ। ऐसा क्यों होता है वो भी बता देती हूँ, पता चला बाद में बोला पता नहीं क्या बोल रही है। T4 को हटा देते हैं, भाई दिमाग लगाने वाली बात है। तो मेमोरी रीड आ गया, एक मिनट, यहां तक, ठीक है, 3 टी स्टेट्स का हो गया मेमोरी रीड। ऐसा क्यों है भाई, ऑपकोड फेच में क्या होता है, ध्यान लगाओ, ऑपकोड फेच में हम मेमोरी एड्रेस पे जाते हैं 2040 पे, तो 2040 इन एड्रेस बसेस पे लोकेट होता है। उसके बाद T1 टी स्टेट कंप्लीट हो जाती है, तो T2 T3 में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, यानी कि जो ऑपकोड रखा हुआ है,
फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रखी हुई है उसको रीड किया जाता है मेमोरी से, यानी कि मूव ए कॉमा बी को रीड किया जाता है किस टी स्टेट में, T2 और T3 के अंदर। तो जैसे ही रीड किया जाता है T4 टी स्टेट में क्या होता है, ऑपकोड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ऑपकोड इज डिकोडेड। ऑपकोड को किया जाता है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट बाइट लिखी हुई है, फर्स्ट बाइट ही तो होती है ऑपकोड, तो ऑपकोड को डिकोड किया जाता है कि इसका मतलब क्या है, करना क्या है। पर मेमोरी रीड का मतलब क्या होता है, एक बार दिमाग लगाना जरा। लेट सपोज मैं कह दूं आपको LXI SP एक इंस्ट्रक्शन है 5000, तो इसका मतलब LXI SP यानी कि पहली बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आ गई है यहाँ पे। भाई पूरी प्लेलिस्ट देख लेना अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट बाइट कैसे है, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस में ऑलमोस्ट ये बात बार बार रिपीट करी है। अब मैं बार बार रिपीट करूंगी तो अच्छी बात नहीं है, आपको भी बोर हो जाएगा। अभी 5000 में जो ये हाई बाइट है 50, ये तो आ जाएगी बड़े वाले एड्रेस पे, यहाँ पे ये मेमोरी है, ठीक है। और ये जो 00 लोअर बाइट है ये आ जाएगी ऊपर वाले छोटे एड्रेस पे। तो लेट सपोज ये 2000 एड्रेस है, तो ये 2001 है और ये 2002 मेमोरी लोकेशन है। एक बात बताओ, सबसे पहले होता है ऑपकोड फेच, ठीक है, ऑपकोड फेच हो गया। मेमोरी रीड में अब ऑपकोड क्या बताता है माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, इंस्ट्रक्शन करवाना क्या चाहती है माइक्रो प्रोसेसर से, तो इसमें तो बात पता लगाने की जरूरत है कि करना क्या है। पर यार बात बताओ, यहाँ मेमोरी रीड होगा, यहाँ भी मेमोरी रीड होगा। मेमोरी रीड का मतलब कि डेटा क्या है बस उसको रीड कर ले माइक्रो प्रोसेसर। तो जब सिर्फ डेटा ही रीड करना है मेमोरी से, तो उसमें कुछ पता लगाने वाली बात तो है ही नहीं। तो मेमोरी रीड के अंदर ऑपकोड फेच की तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को ये तो बताना ही नहीं है डिकोड करके कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, वो तो बस डेटा है, कुछ रखा हुआ है इन मेमोरी लोकेशंस पे, उसको उसे रीड करना है, तो रीड कर लिया और 3 टी स्टेट्स में अपना काम खत्म हो गया। डिकोड जैसी कोई बात ही नहीं है। इसलिए मेमोरी रीड का सिर्फ इतना ही टाइमिंग डायग्राम है। अब हम बात करेंगे मेमोरी राइट की। देखो भैया, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, मेमोरी से रीडिंग कर रहे थे। एक बात बताऊं, रीडिंग कब से कब तक एक्टिव हुई थी, जब तक ऑपकोड चढ़ा हुआ था इस बस पे AD0 to AD7 पे। तो भैया ऑपकोड तो फिर से ऐसे ही चढ़ा रहेगा, सोचने वाली बात है ना। मतलब मेमोरी रीड के अंदर तो क्या था कि जो यहाँ पे ऑपकोड नहीं लिखा जाएगा, याद रखना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कि अगर यहाँ पे मेमोरी रीड है, ठीक है, तो मेमोरी रीडिंग में ऑपकोड थोड़ी ना होगा। मतलब कोई सा भी डेटा होगा ना, डेटा फ्रॉम दी मेमोरी, डेटा फ्रॉम मेमोरी लिखना है यहाँ पे। जो मेमोरी से, ये मेमोरी रीड का बना रही हूँ मैं दोबारा से, तो बस एक चेंज ये और आएगा कि जो डेटा है, मतलब एक तो T4 टी स्टेट को उड़ा दिया ऑपकोड फेच में से, दूसरा चेंज है कि ऑपकोड फेच के अंदर तो हमने यहाँ लिखा था कि ऑपकोड को रीड किया जा रहा है। यहाँ पे जो सेकंड बाइट ऑफ जो मतलब ये LXI SP 5000 लिखा है, तो सेकंड बाइट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होती है ये 5000 है, तो उसमें से 50 और 00 क्या है, ये तो डेटा है ना जो मेमोरी से रीड हो रहा है, 0050 है ना, लोअर बाइट हायर बाइट। तो ये डेटा फ्रॉम मेमोरी लिखा जाएगा, ऑपकोड नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और मेमोरी राइट जो है, यहाँ लिखो मेमोरी राइट। मेमोरी राइट में डेटा किस पे राइट हो रहा है, मेमोरी पे। तो जो डेटा माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पे लिखना है, तो वो डेटा आ जाएगा इस पे AD0 to AD7 बस पे। तो डेटा टू मेमोरी, क्योंकि डेटा मेमोरी पे लिखना है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया डेटा टू मेमोरी। और यहाँ रीडिंग तो हो नहीं रही है, क्या हो रही है, राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे चेंज कर दिया हमने रीड की जगह राइट, ठीक है। हमने जो डेटा लिखना था मेमोरी पे वो इस तरीके से राइट कर दिया, और यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा जो आपको लिखना है, ठीक है। मैं बाद में जो इंस्ट्रक्शंस की टाइमिंग डायग्राम बनाऊंगी उसके अंदर फर्दर क्लियर कर दूंगी कि कौन सा डेटा आएगा। हमने ऑपकोड फेच की बात कर ली, मेमोरी रीड की बात कर ली, मेमोरी राइट के टाइमिंग डायग्राम की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट पे। जस्ट अ मिनट, मेरा मार्कर, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूं कि IO रीड है, ठीक है, IO रीड, उसमें क्या होगा कि जो अभी हम यहाँ पे किससे रीड कर रहे थे, मेमोरी से, तो ये पूरा टाइम सिग्नल क्या था, रहा था 0, मतलब लो रहा था, जीरो का IO/m/0 है, इसका मतलब मेमोरी से रीडिंग हो रही है। अगर IO/m/1 है, मतलब डेटा कहाँ से रीड हो रहा है, एक मिनट, मैंने इसे इसलिए मिटाया क्योंकि अभी मैं बताऊंगी।
अब अगर IO/m/1 है, इसका मतलब है कि डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि इनपुट डिवाइस से रीड हो रहा है, तो मैंने इसे लो कर रखा था, मैं इस लो को हटा देती हूँ और मैं इसे हाई कर दूंगी। तो हाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कर दिया हाई तीनों टी स्टेट्स के अंदर, बस काम खत्म। अब जब इनपुट आउटपुट से रीड हो रहा है तो ये लो, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रीड के लिए, क्योंकि तो आर डी बार यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिव रहेगा। और रीड क्या हो रहा है, डेटा हो रहा है फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो डेटा फ्रॉम इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट राइट की। ठीक है, तो मैंने देखो कितनी जल्दी जल्दी आपको सारी मशीन साइकिल्स के टाइमिंग डायग्राम बता दिए, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट राइट में पहली बात तो रीडिंग नहीं हो रही, राइटिंग हो रही है, तो इसकी जगह लिख दो WR बार। ठीक, IO/m बार में क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस पे राइट हो रहा है, तो ठीक है इनपुट आउटपुट एक्टिव है इसका मतलब, तो ये 1 होगा, तो ये 1 है। ठीक है, अब डेटा किस पे राइट होना है, एक मिनट होगा, आउटपुट डिवाइस पे राइट होना है ना, तो डेटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर है ना, डेटा टू, ऐसा लिखो डेटा टू आउटपुट। ठीक है, सो या दैट्स ऑल। So yeah, that's all about timing diagrams for all the machine cycles in microprocessor 8085 microprocessor के अंदर जितने भी machine cycles होते हैं, ऑपकोड फेच लिया मैंने, मेमोरी रीड लिया, मेमोरी राइट लिया, इनपुट रीड लिया है, इनपुट आउटपुट राइट लिया, क्या लिखा है मैंने, हाँ इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये सारी की सारी मैंने ले ली मशीन साइकिल्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी कि यहाँ पे डेटा, जैसे मैंने मूव A, B के लिए जब ऑपकोड फेच का बताया था, तो मैंने आराम से बोल दिया था आपको कि यहाँ पे वो डेटा आएगा जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है ना, मतलब यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है, राइट। तो ये मैं अभी फर्दर वीडियोस बनाऊंगी, उसके अंदर एग्जांपल्स लूंगी इस तरीके से, और उनके पूरे पूरे डायग्राम्स बना के बताऊंगी, और उसके अंदर जो मैंने अभी जनरल फॉर्म लिख रखा है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ऑपकोड फेच, उनके जनरल डायग्राम्स में तो आप यहाँ पे सिर्फ हायर ऑर्डर एड्रेस, डेटा टू, अगर और ऑपकोड फेच है तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि ऑपकोड, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे डेटा फ्रॉम मेमोरी, डेटा टू मेमोरी, डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, डेटा टू आउटपुट डिवाइस, और लोअर ऑर्डर एड्रेस। आप ये जनरल वर्ड्स हैं, उनसे काम बन जाएगा मशीन साइकिल्स के जनरल डायग्राम्स के अंदर। बट अगर जब आप एग्जाम्पल लेते हो तो फिर इन पे वो डेटा आ जाता है जिसको आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। जनरल जो नाम दिया है आपने हायर एड्रेस, तो इसका मतलब जो हाई बाइट है एड्रेस की, एक एग्जाम्पल अगर आपने मूव A, B का लिया है तो 20 यहाँ पे आएगा, तो एग्जाम्पल्स के अंदर इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो मैं उन इंस्ट्रक्शंस को पिकअप करूंगी, बहुत ज्यादा चीजें रिपीट कर करके बोली है, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, मतलब किस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है टाइमिंग डायग्राम को। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है या फिर आया है, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो, मुझे हेल्प करता है, मुझे समझ आता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि टाइमिंग डायग्राम बताओ, तो मैंने बताया, अभी आप फर्दर बताओ कि आपको कहाँ परेशानी आई इसे समझने में। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। सो yeah, that's all. Thank you so much for your time and patience. Wrapping this video now. Please subscribe कर लो मेरी, please. Thank you.